इजराइल ने सीरिया पर हमला किया और अब तुर्की भड़क उठा है। मुस्लिम देशों के खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सीरिया में अपनी सेना की तैनाती बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं, लेकिन इजराइल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। यानी सीरिया के आसमान पर अब सिर्फ बम और मिसाइलों का खतरा नहीं है, यहां तुर्की और इजराइल की सीधी भिड़ंत का खतरा मंडरा रहा है। क्या दमिश्क के आसमान पर इजराइल और तुर्की की सेनाओं की सीधी टक्कर होने वाली है? एक तरफ नाटो की बड़ी सैन्य ताकत तुर्की, दूसरी तरफ इजराइल की F-35I अदीर जैसी स्टेल्थ एयर पावर, एक तरफ हजारों टैंक, विशाल ड्रोन फ्लीट और बड़ी नौसेना, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे मजबूत इंटेलिजेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक नेटवर्क में गिनी जाने वाली इजरायली ताकत। सवाल सीधा है, अगर सीरिया के आसमान में तुर्की और इजराइल आमने सामने आ गए तो पहला वार कौन करेगा? किसका रडार पहले लॉक होगा? किसकी मिसाइल पहले निशाना साधेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीरिया से शुरू हुआ यह तनाव तुर्की बनाम इजराइल की ऐसी जंग में बदल सकता है जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट खिसता चला जाए? और अगर इजराइल ने तुर्की के किसी सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया तो एर्दोगन क्या करेंगे? क्योंकि मामला अब सिर्फ तुर्की और इजराइल का नहीं रह गया है। तुर्की के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब का नया डिफेंस फ्रेमवर्क है, जबकि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। यानी सीरिया में एक मिसाइल चली तो उसका असर अंकारा से लेकर वॉशिंगटन तक पहुंच सकता है। नवभारत टाइम्स पर आज राम की रिपोर्ट में युद्ध के मुहाने पर खड़े तुर्की बनाम इजराइल की पूरी सैन्य ताकत खोलेंगे, बताएंगे दोनों देशों की सैन्य ताकत कितनी मजबूत है और अगर दोनों में युद्ध छिड़ा तो किसे हराने का मादा कौन रखता है। सोचिए, एक तरफ नाटो की ताकत से लैस तुर्की, हजारों टैंक, सैकड़ों लड़ाकू विमान, घातक बायर कतार TB2 ड्रोन और बड़ी नौसेना, दूसरी तरफ इजराइल F-35I अदीर, F-15, F-16, दुनिया की सबसे बेहतरीन मजबूत इंटेलिजेंट क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सटीक मिसाइल हमले। अगर सीरिया के आसमान में तुर्की का F-16 और इजराइल का F-35 अदीर आमने सामने आ गए तो कौन बचेगा? अगर तुर्की के ड्रोन सीरियाई आसमान में उतरे तो इजराइल उन्हें कैसे रोकेगा? और अगर इजराइल ने तुर्की के किसी सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया तो एर्दोगन क्या करेंगे? इस पूरे तनाव का केंद्र है सीरिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर स्ट्राइक की थी। रनवे और सैन्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई थी। इजराइल की चिंता सीरिया में तुर्की की संभावित सैन्य मौजूदगी को लेकर बताई जा रही है। दूसरी तरफ तुर्की ने इजरायली कार्रवाई की निंदा की है और इन आरोपों को खारिज किया है। यानी अब सीरिया एक ऐसा मैदान बन गया है जहां पर दो अलग अलग रणनीतिक हित आमने सामने खड़े हैं। इजराइल चाहता है कि उसकी उत्तरी सीमा के पास ऐसी सैन्य क्षमता मजबूत ना हो जो भविष्य में उसके लिए चुनौती बने। वहीं तुर्की सीरिया में अपनी रणनीतिक भूमिका को और मजबूत करना चाहता है और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। लेकिन इजराइल को तुर्की की सीरिया में मौजूदगी से आखिर इतनी चिंता क्यों है? जवाब है जियोग्राफी। तुर्की सीरिया के उत्तर में है। सीरिया की नई सत्ता के साथ अंकारा के सैन्य और रणनीतिक रिश्ते बढ़ रहे हैं। अगर तुर्की सीरियाई सेना के पुनर्गठन, प्रशिक्षण और सैन्य ढांचे में बड़ी भूमिका निभाता है तो इजराइल के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश की गतिविधि नहीं होगी, यह उसके उत्तरी सुरक्षा समीकरण में बदलाव होगा। और इजराइल इसे बदलाव को जो है इस तरीके से हल्के में लेगा, इसकी संभावना बेहद कम है। तो क्या यह युद्ध होकर ही रहेगा? युद्ध हुआ तो आखिर जीतेगा कौन? ग्लोबल फायर पावर 2026 की रैंकिंग में तुर्की दुनिया के 9वें और इजराइल 15वें स्थान पर है। तुर्की का पावर जो इंडेक्स है वो 0.1975 और इजराइल का 0.2707 बताया गया है। ध्यान रहे, इस इंडेक्स में कम स्कोर बेहतर माना जाता है, लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट भी है। सिर्फ रैंकिंग देखकर युद्ध का नतीजा तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधुनिक युद्ध में संख्या से ज्यादा मायने रखता है किसके पास बेहतर सेंसर हैं, कितनी बेहतर इंटेलिजेंस है और एयर डिफेंस किसका मजबूत है, किसकी लॉजिस्टिक्स ज्यादा बेहतर है और दुश्मन के कमांड सिस्टम को पहले तोड़ने का मादा कौन रखता है। पहले बात करते हैं जमीनी ताकत की। यहां तुर्की की ताकत को देखकर इजराइल के लिए चुनौती छोटी नहीं है।
ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक तुर्की के पास 2284 टैंक और करीब 98,000 आर्मी व्हीकल्स हैं। इसके अलावा करीब 1000 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, 635 टो आर्टिलरी सिस्टम और 237 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बताए गए हैं। यानी जमीन पर तुर्की के पास संख्या, आर्टिलरी और बड़े पैमाने पर ग्राउंड मोबिलिटी का फायदा है। इसके ऊपर तुर्की की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री लगातार मजबूत हुई है। अल्ताई टैंक से लेकर आर्म्ड व्हीकल्स, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन तक अंकारा अपने सैन्य निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब इजराइल को देखिए, संख्या में तुर्की भारी हो सकता है, लेकिन इजराइल की जमीन पर सबसे बड़ी पहचान है मरकावा MK4I। इसके साथ ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी तकनीक जो टैंक को एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट हमलों से बचाने की क्षमता बढ़ाती है। यानी एक तरफ संख्या है तो दूसरी तरफ तकनीक और इंटीग्रेटेड बैटल सिस्टम है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि किसके पास ज्यादा टैंक है, सवाल यह है कि युद्ध के मैदान में कौन अपने टैंक को ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन असली खेल जमीन पर नहीं, आसमान में तय हो सकता है और यहीं से मुकाबला बेहद खतरनाक हो जाता है। तुर्की की एयर पावर की रीढ़ है F-16 फ्लीट। इसके साथ बायरकतार TB2 ड्रोन और बायरकतार अकिंसी जैसे ड्रोन सिस्टम्स भी हैं। अब ग्लोबल फायर पावर के अनुमान के मुताबिक तुर्की के पास कुल 1101 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 201 फाइटर जेट, 84 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 301 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और 509 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इनमें 111 अटैक हेलीकॉप्टर बताए गए हैं। और तुर्की यहीं रुकना नहीं चाहता। उसका स्वदेशी कान फाइटर प्रोग्राम भविष्य की एयर पावर का बड़ा हिस्सा है। कान ने 2024 में पहली उड़ान भरी थी। अगर आने वाले वर्षों में यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हासिल करता है तो तुर्की की एयर पावर का समीकरण और ज्यादा बदल सकता है। लेकिन इजराइल के पास वो हथियार है जो किसी भी एयर वॉर को शुरुआत में पूरा समीकरण ही हिला कर रख सकता है। यह है F-35I अदीर, स्टेल्थ, एडवांस सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, प्रिसीजन स्ट्राइक और सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन की एयर डिफेंस को पहचानने और उसके खिलाफ ऑपरेशन की क्षमता। अब इजराइल के पास F-15 और F-16 जैसे फाइटर जेट भी हैं। इसलिए अगर दोनों देशों के बीच एयर कॉम्बैट शुरू हुआ तो यह सिर्फ गिनना बेकार होगा। किसके पास कितने विमान हैं। असली लड़ाई होगी कौन पहले देखता है, कौन पहले ट्रैक करता है, कौन पहले रडार दबाता है, कौन पहले एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करता है और कौन पहले दुश्मन के एयरबेस को निशाना बनाता है। यही इजराइल की इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। लेकिन तुर्की को कम आंकना भी भारी भूल होगी। बड़ी F-16 फ्लीट, विशाल ड्रोन इकोसिस्टम और घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री लंबे संघर्ष में अंकारा की क्षमता को काफी बढ़ा सकती है। यानी अगर मुकाबला तेज और सीमित एयर कैंपेन तक रहता है तो इजराइल की तकनीक बढ़त जो है बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंच गया, अगर हजारों किलोमीटर में लॉजिस्टिक्स और लगातार ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो तस्वीर काफी हद तक बदल भी सकती है। अब जमीन और आसमान के बाद समुद्र की ताकत, और यहां तुर्की की संख्या साफ दिखाई देती है। तुर्की ने अपनी नौसैनिक ताकत को ब्लैक सी, एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी तीनों दिशाओं में फैलाया हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक तुर्की नेवी के पास जो है 192 जहाज हैं, जिसमें 17 फ्रिगेट, 9 कॉर्वेट और 14 सबमरीन शामिल हैं। और फिर आता है TCG अनादोलू, तुर्की का सबसे बड़ा बैटलफील्ड, एक मल्टीपर्पस एम्फीबियस असॉल्ट शिप, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे अंकारा ड्रोन केंद्रित भविष्य की नौसैनिक रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। यानी समुद्र में तुर्की की संख्या और प्लेटफॉर्म्स उसे बड़ी ताकत देते हैं। लेकिन इजराइल की कहानी अलग है। उसकी नौसेना छोटी है मगर डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स को उसकी रणनीतिक समुद्री क्षमता का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यही वजह है कि इजराइल की नौसैनिक ताकत को सिर्फ जहाजों की संख्या देखकर कमजोर आंकना खतरनाक साबित हो सकता है। और अब आता है वो फैक्टर जो शायद पूरे युद्ध का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, इंटेलिजेंस। युद्ध में पहला हमला हमेशा मिसाइल से नहीं होता, कई बार पहला हमला जानकारी से होता है। दुश्मन कहां है, उसका कमांड सेंटर कहां है, एयर डिफेंस कहां है, रडार कब एक्टिव होता है, कौन सा एयरबेस कितना सुरक्षित है, कहां पर है। इजराइल की इंटेलिजेंस और सर्विलांस क्षमता लंबे समय से उसकी सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।
अब मोसाद तो आपने सुना होगा। मोसाद सैन्य खुफिया, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सभी जो है इजराइल को टारगेटिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग में बढ़त दे सकते हैं। लेकिन तुर्की के पास अपनी बढ़ती हुई इंटेलिजेंस, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं हैं। और अगर सीरिया में संघर्ष हुआ तो तुर्की को अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा मिलेगा। उसके लिए सीरिया बेहद करीब है। इजराइल को अपने ऑपरेशनल प्लान को अलग तरीके से तैयार करना होगा। लेकिन कहानी यहां पर और खतरनाक मोड़ लेती है। मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुआ नया डिफेंस फ्रेमवर्क। अब इस समझौते ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर तुर्की और इजराइल के बीच सीधी सैन्य भिड़ंत हुई तो क्या यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित रहेगा? जवाब अभी साफ नहीं है। किसी समझौते का मतलब यह नहीं है कि तुर्की पर हमला होते ही पाकिस्तान या सऊदी अरब सीधे युद्ध में उतर जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस युद्ध के रक्षा सहयोग से क्षेत्र का रणनीतिक कैलकुलेशन बदल सकता है। दूसरी तरफ इजराइल के पीछे अमेरिका की ताकत है। यानी एक तरफ तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ नया रणनीतिक फ्रेमवर्क मजबूत करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ इजराइल और उसके पीछे अमेरिका। तो क्या सीरिया इस बड़े टकराव का शुरुआती मैदान बन सकता है? अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपके हिसाब से अगर तुर्की और इजराइल के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा? तुर्की की विशाल सेना या फिर इजराइल की एयर पावर, इंटेलिजेंस और उसका प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।